जिगर भाई, आपको आप चूंकि गुजरात से आ रहे हैं तो कुछ प्रश्न मेरे गुजरात से रिलेटेड भी होंगे, लेकिन मैं उससे पहले अपने दर्शकों के लिए कह दूं, राजेश खन्ना साहब, आपने एक ही प्रश्न को 17 बार पूछा है। अगर आप 17 बार प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपका, ये 18वीं बार आपने पूछ लिया, मैं उस प्रश्न को नहीं लूंगा, क्योंकि आप डिस्टर्ब करते हैं और मैं डिस्टर्ब होता हूं। आप एक दो बार प्रश्न अगर मान लीजिए 1 से 2 बार पूछ लीजिए, मुझे उसको कहीं लेने लायक होगा उसमें तो मैं उसको ले लूंगा। आप उसको 17-17, 18-18 बार अगर पोस्ट पे पोस्ट करते जाएंगे तो आप उस डिस्कशन के फ्लो को इफेक्ट करते हैं। दूसरा, अस्थाना साहब, अरविंद अस्थाना साहब, आपने कहा कि 2019 में मैंने सर्वे किया था और सर्वे गलत हो गया था। मैंने सर्वे नहीं किया था, मेरी एनालिसिस थी 2019 के उसकी, और मैं आज भी उस पर कायम हूं। मुझे अंदाज नहीं था कि ये पुलवामा और इसको इस तरह से यूज किया जाएगा और उसको कैसे कैसे क्या करेंगे। और अब तो सतपाल मलिक भी कह रहे हैं कि उसको हमारे प्रधानमंत्री ने इलेक्शन के लिए ठीक से यूज किया। तो अब अगर कोई पुलवामा को हमारे देश का प्रधानमंत्री यूज कर रहा है तो वो मेरे फैक्टर्स में नहीं आ सकता है, वो मैं कभी उतना नीचे नहीं सोच सकता हूं। तो इसलिए वो जो एनालिसिस थी, आज भी मैं इस ओपिनियन का हूं कि अगर पुलवामा को इन्होंने उन शहीदों के नाम पे वोट नहीं मांगे होते तो इनकी मेजोरिटी नहीं आती। खैर, मैं जिगर साहब आपसे एक दो चीजें जरा समझना चाह रहा हूं, और वो इसलिए समझना चाह रहा हूं कि अभी कल या परसों एक समाचार छपा है कि आसाराम जो है उनके ऊपर कोई एक मुकदमा, अभी उससे वो बरी हो गए या उनको कुछ कुछ उससे वो हो गए हैं। पुराना मुकदमा चल रहा है, वो जो रेप का और मर्डर के मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी में एक पार्टी रही है, राम रहीम, जो आरोपी नहीं है, जिसको सजा मिली हुई है बलात्कार और मर्डर की, उसको ये लोग परोल पे छोड़ के उससे फिर वोट को का काम करवाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब आने वाले समय में आसाराम को भी, क्योंकि आसाराम का प्रभाव है गुजरात में और उनकी दोस्ती है इन सब भाजपा के नेताओं से, खूब फोटो है, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, खूब दोस्ती है, तो क्या जैसा विनेश फोगट की बात आप कुछ करते रहिए, मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि इनको ये लगता है कि देश इम्यून हो चुका है, देश को इससे कोई मतलब ही नहीं है, देश को हम 85 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं तो वो मेरे जैसा मैं कह रहा हूं वैसे घूम रहे हैं। मतलब मैं इसलिए सेंसिटिविटी की बात को फिर से बार बार इसमें ले आता हूं। उसमें ये बात आपके यहाँ बिल्किस बानो का केस है, यहाँ उत्तर प्रदेश के केसेस हैं, विनेश फोगाट का केस है, क्या ये बिल्कुल इनसेंसिटिविटी की बात है और ये क्यों नहीं कर्नाटक में ये भी एक मुद्दा बन पा रहा है? जरा इस पे भी समझना चाहते हैं, कर्नाटक की बात भी कर लीजिएगा थोड़ा। जी सर, बिल्कुल। देखिए, जहां तक कर्नाटक की बात आपने की, मेरे ख्याल से हम कब से देख रहे हैं, पिछले 2 महीनों से, कि कांग्रेस इस बार अपनी वैचारिक जो भी पृष्ठभूमि है उसे बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रही है और कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो उन्होंने अछूता छोड़ा हो। और जहां तक बात है पीएफआई और बजरंग दल के बैन की, तो कल ही मेरी एक डिबेट हो रही थी, वहां उन्हीं के एक प्रवक्ता ने बताया कि उनके जो मैनिफेस्टो है उसमें पेज नंबर 11 पे उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अगर एकदम एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर जाते हैं तब जाके हम उनके ऊपर बैन करने की प्रावधान या कोशिश भी जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें उन्होंने बहुत ही लीगली स्पष्ट रूप से अपने मैनिफेस्टो में समझाई है। पर खैर, एक बात ये जरूर है, जैसे आपने इनसेंसिटिविटी की बात की, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि अब लोगों को समझ आ रहा है, पिछले 9 वर्षों के जो शासन है बीजेपी का, एनडीए का, उसके बाद आज की तारीख में जितने जितने पुराने मुद्दे निकल के आ रहे हैं, वो मुद्दों के ऊपर लोगों की स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बीजेपी में ऐसे कई सारे नेता है जो दागी है या फिर जघन्य अपराध के लोग हैं, जिनको उनका शीर्षस्थ नेतृत्व है या फिर उनके ऊपर मोदी जी और शाह साहब के 4 हाथ है और उनको कुछ नहीं हो सकता, वो जो चाहे वो धड़ल्ले से करते हैं, अपने बयान देते, स्टेटमेंट देते, हरकतें तो जैसी करनी हो वैसी करते हैं, उसके बाद भी सीना ठोक के पूरे भारतवर्ष में वो दिखाई देते, इंटरव्यू देते हुए भी दिखाई देते। तो ये जो बात है अब वो लोग समझ रहे, वो बहुत स्पष्ट रूप से मैं देख रहा हूँ, लोकल यहाँ के लेवल पर भी या जहां पर भी मैं विजिट करता हूँ वहां पर एक बात ये मैंने देखी कि जो बीजेपी का वोट बैंक है 37% आसपास, उसमें 20-22% लोग कट्टर है, जिसे वो लोगों ने बिल्कुल इतना कट्टर बना दिया है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर मारकाट करने तक को भी तैयार है। पर बाकी के जो वोटर्स है वो स्विंग वोटर्स है, वो कहीं ना कहीं ये तलाशते होते हैं कि अगर इनसे अच्छा बेटर ऑप्शन मिले तो वो स्विच करने के लिए राजी होंगे।
पर ये पूरी कर्नाटक का जो सारे जितने भी पोल्स आए उससे एक बात मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, आशा की किरण दिख रही है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत ऐसा स्लोगन लेकर बीजेपी चली थी, मेरे ख्याल से अब वो उनके अंदर के बड़े नेताओं को भी समझ में आ गया कि ये प्रैक्टिकली कहीं पर भी पूरे भारतवर्ष में पॉसिबल नहीं है। और कांग्रेस के लिए इस बार बहुत अच्छी और बड़ी होप है। कर्नाटक चुनाव अगर कांग्रेस जीत जाती है तो मेरे ख्याल से ये भारतीय राजनीति में आने वाले समय में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत बनेगी, और दो राय उसमें बिल्कुल नहीं होगी कि राहुल गांधी और कर्नाटक के जो बड़े नेता है वो बहुत बड़ी धुरी पर निकल कर बाहर आएंगे, उसमें भी कहीं दो राय नहीं। और खरगे जी का भी जो मान सम्मान है या उनकी जो रणनीति है वो भी निकल कर लोगों के सामने आएगी। वो भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोलते हैं, और आज के ही एक मैंने उनका भाषण सुना जिसके अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया वैसे ही खरगे जी ने भी बोला है कि आप रोते क्यों रहते हैं इतना, पीएम को साफ बोल के ही इतना कोट करके ही बोला है। मेरे ख्याल से ये सारी बात अब लोग समझ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक अंदर की बात ऐसी भी मुझे दिख रही है, या शायद मेरा आकलन हो सकता है, पर एक बात ये भी है कि आरएसएस के जो भी मुखिया या बड़े लोग हैं, मेरे ख्याल से विवेक जी ज्यादा शायद जानते होंगे कि वो वहीं के है, तो पर वो लोग भी अब एक ही चेहरे को देखकर या एक ही जो पूरा शासन है उससे शायद कहीं ना कहीं उन्हें भी ये समझ आ गया है कि ये कब तक चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से जो अंदर अंदर संस्थाओं के बीच में या बड़े नेताओं के बीच में एक गुटबाजी होती है, वो गुटबाजी आज की तारीख में मैं ये मानकर चलता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं में भी 100% होगी। और वो गुटबाजी के कारण ही, अगर आप कल का एक वक्तव्य पवन खेरा जी का देखिए तो उसमें वो स्पष्ट रूप से बोलते दिखाई दे रहे हैं कि योगी जी ने मोदी जी के पहचान वाले या चहीते व्यापारी पर रेड करवाई, तो बदले में मोदी जी ने भी योगी जी के एक सरिया व्यापारी जो उनका चहीता गुड बुक में था उसके ऊपर रेड डलवा दी। अब अगर इस लेवल की राजनीति अगर हम देख रहे हैं, जो पूरी गुंडागर्दी की राजनीति है या सिर्फ एक वर्चस्व जमाने की राजनीति है, तो मुझे लगता है कि ये राजनीति को लोग भलीभांति समझते हैं और ये खत्म होने का समय आ चुका है। या बहुत सारी जगह पर जहां पर उनकी पक्की वोट बैंक नहीं है, अगर आप देखिए आज की तारीख में, मैं थोड़ा लाइटर नोट पे ये भी कहूंगा कि मुझे कई सारी डिबेट के बाद जो मैं मैसेजेस या जो पढ़ता हूँ उनके अंदर कमेंट, तो ये भी देखता हूँ कि वो बोलते हैं कि आप तो गुजराती भी हो, आप तो बनिया भी हो, तो कम्युनल ही होंगे। मैं कई बार हंस देता हूँ कि नहीं, मैं कम्युनल नहीं हूँ, पर ये बात है कि मैं गुजराती भी हूँ और बनिया भी हूँ, तो क्या कर सकते। पर लेकिन एक बात जरूर है कि इन लोगों ने जिस तरीके से जो बीज बोया है, आपका एक जो आपके पीछे जो स्टैंड है वो मैं हमेशा देखता हूँ, और कुछ डिबेट में मैंने उसका उल्लेख भी किया है कि हम हे राम से लेकर जय श्री राम तक पहुंच गए हैं। तो ये जो बात है वो बहुत बड़ी है। हमें हे राम से जय सिया राम तक पहुंचना था, जहां पे समाज की बात हो, स्त्री पुरुष समानता की बात हो, एक अच्छे शांतिपूर्ण समाज की बात हो, और उसके बदले हम बहुत ही जबरदस्त माहौल में पहुंच गए। दूसरी एक बात ये भी स्पष्ट है कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जैसे आजकल बहुत सारे बाबा टीवी डिबेट्स में या कहीं पर आ जाते हैं, बागेश्वर धाम और वो सब लोग बोलते हैं, तो अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आप 20-25 करोड़ मुसलमानों को कहाँ फेंकेंगे, कहाँ डालेंगे। और अगर आप ये ऐसी डर फैलाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 100 साल के बाद अगर ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा और मुस्लिम बहुमती हो जाएगी, तो क्या 100 साल के बाद अभी जो 90 करोड़ हिंदू है वो तब तक क्या 150 करोड़ नहीं हो गए होंगे? तो वो आप उनको कहाँ फेंकेंगे? तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ यही बात है कुल मिलाकर, कि आप और आपके बच्चे झगड़ते रहे, मारकाट करते रहे, लेकिन सत्ता हमें दे दीजिए, हम धर्म के ठेकेदार हैं और हम सब कुछ संभाल लेंगे। पर ये मेरे ख्याल से धर्म के ठेकेदार से भी ज्यादा ये बात है कि जो जितना सारा मिलियन ट्रिलियन बिलियन में जो बजट से सरकारों का, और पूरी जो एक आर्थिक शक्ति भारत दिख रही है, उसे कैप्चर करने वाली ये बात है, जिसे कुछ ही लोग अपने अंडर दबाकर बैठना चाहते हैं। मुझे लगता है सिर्फ इतनी सी बात है कि आर्थिक महाशक्ति के ऊपर कैसे अपना हक बना के रखा जा सके, ताकि हर जगह अपना काम निकाला जा सके। पर आज की तारीख में एक ये सारी बातों से एक बात अच्छी आशा किरण मुझे ये भी दिख रही है कि अगर सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों के पास सारा वर्चस्व है, सारा कंट्रोल है, तो अगर वो ही दो लोग हैं वो कहीं पर भी अगर वोट लेने के मामले में पिछड़ते हुए नजर आएंगे, तो ये उनका पूरा जो पार्टी है या पूरा जो सिस्टम है वो भी कोलैप्स होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि बाकी के लोग अंदर अंदर झगड़ते रहेंगे। और एक शब्द हम जो यूज करते हैं यादवा स्थली, वो वहां पर भी देखने को हमें मिलेगा, जो दूसरी पार्टियों में आजकल दिख रहा है। पर कांग्रेस की जहां तक रणनीति की या विचारधारा की बात है, वो आज की तारीख में बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिख रही है। गुजरात में अभी लास्ट वीक में गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने जनमंच करके एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें वो जाकर लोगों की बातें सुनते हैं और लोगों को मंच देते हैं कि आपके जो प्रश्न है वो आप अपने हमारे मंच पर आकर बोलिए। बाकायदा बहुत बड़ा स्टेज बनाकर, कोई छोटी मोटी सभा नहीं, काफी अच्छी बड़ी सभा करके वो एक प्रयत्न करके शुरू की है। और यहाँ के जो लोकल नेता है गुजरात के विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता, उन्होंने ये शुरुआत की है।
तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारी रणनीति बन रही है जिसके तहत कांग्रेस आज की तारीख में मजबूत दिख रही है। और मुझे नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस को कर्नाटक में भी कहीं पर बीजेपी रोक पाएगी, चाहे वो कितने भी प्रयत्न कर ले। अंत में शायद ऐसा हो सकता है कि जैसे हम हमेशा ईवीएम की बात करते हैं, उस पर भी संदेह जरूर हो सकता है, क्योंकि आज तक हमने बहुत सारे आंकड़े ऐसे देखे, इवन गुजरात इलेक्शन में भी ऐसे आंकड़े देखे जिसकी डिबेट कभी नहीं हुई, जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 3 लाख वोट है, जिसमें बीजेपी को कुछ लाख वोट पड़े, कांग्रेस को कुछ हजार वोट पड़े, थर्ड जो नंबर पे वोट पड़े और जितने नोटा पड़े, उसका आंकड़ा टोटल मिलाकर कुल वोटिंग नंबर्स जो होते हैं उससे मैच नहीं होता है। तो ऐसे किस्से है, जरूर है। और वीवीपैट का जो पर्ची से टैली करना होता है वो भी सरकार और चुनाव आयोग ने मना कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें अब लोग समझ रहे हैं और पब्लिक को ये माइंड में बैठ रहा है कि बीजेपी किस तरीके से हर एक चीज का उपयोग करती है। और बृजभूषण सिंह का जो मामला है वो बहुत ही हमें दिख रहा है कि साफ साफ है, पब्लिक के अंदर भी हो या अपने ये जो खिलाड़ी है उनके अंदर भी हो, या हम जैसे लोग जो हमेशा डिस्कशन या डिबेट करते हैं वो भी समझ रहे हैं कि इस लेवल का आदमी इतने धड़ल्ले से अगर दादागिरी करता है, क्योंकि आप WFI में देखिए वो अध्यक्ष है, उनके बेटे उपाध्यक्ष है, उनके दामाद है बिहार के अध्यक्ष और उनका भतीजा कहीं कुछ है। तो अगर परिवारवाद की बात करने वाले लोगों का भी अगर यही हाल है तो मेरे ख्याल से अब वो दिन दूर नहीं जहां पर कांग्रेस मुक्त भारत की बात बिल्कुल जीरो हो जाएगी और कांग्रेस बहुत ही जबरदस्त पावर के साथ बीजेपी को फाइट देगी 2024 में। ये अभी आज की तारीख में जरूर दिख रहा है। जी सर। जी।